मेरे पीछे ये जो आप हवाई पट्टी देख रहे हैं, बीते करीब करीब 4 दशकों से इस हवाई पट्टी पर कांग्रेस का विमान और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता का विमान लैंड करता रहा है। नाम है कमलनाथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय करीब करीब 125 किलोमीटर यहाँ से है, नागपुर। लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसा गढ़ रहा है जो कमलनाथ और कांग्रेस के नाम से ही पहचाना जाता रहा है। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है, पूरी ताकत है कि अब इस गढ़ को भेदा जाए। जी हाँ, अब हम छिंदवाड़ा में हैं। जिस छिंदवाड़ा मॉडल की बात कमलनाथ और कांग्रेस बहुत गर्व से करते हैं, और बीजेपी आरोप लगाती है कि मॉडल की बात तो सिर्फ दिखावा है। बहरहाल चुनावी राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहे। लेकिन हम जरूर आ पहुंचे हैं छिंदवाड़ा। एयर स्ट्रिप पर हम इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, और यहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी के इंतजार में हमें मिले बीजेपी के युवा नेता बंटी साहू। और उनका मंसूबा है कि पिछले चुनाव की तरह वो इस चुनाव में भी कमलनाथ जी को यहां से कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बहरहाल कमलनाथ जी यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बंटी साहू आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। उन्होंने हमसे जो कुछ कहा आप भी सुनिए। देखिए, इस बार लड़ाई बंटी साहू की नहीं है, ये लड़ाई पूरी छिंदवाड़े की है। और छिंदवाड़े की जनता ने तय कर ली कि इस बार छिंदवाड़े की जनता इतिहास लिखने जा रही है और छिंदवाड़े को जितवाने जा रही है। बीजेपी की और बंटी साहू की क्या ताकत है, उनके भीतर का क्या पॉजिटिव एलिमेंट है जिससे जनता आपकी तरफ देखेगी? देखिए, हमारी ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की 19 वर्षों से सरकार काम कर रही शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, वो ताकत है। तो हमारी ताकत छिंदवाड़े में देखा जाए तो छिंदवाड़ा मॉडल जो कमलनाथ जी ने झूठ बोल करके प्रदेश में फैलाया, छिंदवाड़े में एक एक चीज़ अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। हमारी ताकत है कि 16,60,000 लोगों को निःशुल्क राशन देने की ताकत है। हमारी ताकत है 13,50,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड। हमारी ताकत है छिंदवाड़े में 2,55,000 किसानों को किसान सम्मान निधि। हमारी ताकत है छिंदवाड़े में सबसे ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं प्रधानमंत्री आवास बने तो छिंदवाड़े में बने। हमारी ताकत है लाडली बहना, लगभग 4 लाख से अधिक बहनों के जीवन में एक नया सवेरा, एक नई रोशनी लाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। हमारी ताकत छिंदवाड़े का विकास है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और माननीय मोदी जी ने, भला ही हमारे छिंदवाड़े में कोई विधायक नहीं है, हमारा सांसद नहीं है, लेकिन कहीं विकास नहीं रोका। लगातार पैसा हमारी सरकार दे रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, 300 करोड़ रुपए का हनुमान लोक का उन्होंने भूमि पूजन करके गया। छिंदवाड़े के लिए नया कॉलेज दे करके गए हैं, छिंदवाड़े के लिए ऑडिटोरियम देके गए हैं। जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी छिंदवाड़ा आते हैं, ये हमारी ताकत है कि घर घर तक पहुंच करके हम शासन की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हमारा संगठन हमारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का आज बूथ स्तर का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है। छिंदवाड़ा एक चमकता दमकता हुआ शहर है और अब एक बड़ी लड़ाई का बैटल ग्राउंड भी है। हमने सोचा कि नरेंद्र जी के साथ जनदर्शन यात्रा की शुरुआत के पहले एयर स्ट्रिप पर ही उनसे कुछ गुफ्तगू क्यों ना हो जाए। इस समय छिंदवाड़ा में उस गढ़ को भेदने के लिए आए हैं जो बीते 4 दशकों से 97 के बाय इलेक्शन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए तिलस्म रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उस तिलस्म को तोड़ने का मंत्र उसे मिल गया है। नरेंद्र जी, पहला सवाल तो बहुत स्वागत के साथ यही है, क्या वो मंत्र मिल गया है और वो जड़ी और मंत्र आप लेकर आए हैं? लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में कोई भी किसी का गढ़ नहीं होता, हर गढ़ जनता का है। और जनता जब आशीर्वाद देती है तो व्यक्ति का नाम उसके साथ जुड़ जाता है। जहाँ तक छिंदवाड़ा का प्रश्न है, तो छिंदवाड़ा को आपने किसी नाम से गढ़ के रूप में जोड़ा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यही कार्यकर्ताओं की टीम बैठी है। इसी कार्यकर्ताओं की टीम ने छिंदवाड़ा में लोकसभा भी जीती है और कमलनाथ जी के रहते हुए 8 विधानसभा पर भी कमल खिलाया है। मध्य प्रदेश में इस बार 5वीं बार फिर बीजेपी सरकार, दावा मजबूत? बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जोश खरोश से लगे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा उसका एक प्रमाण हम सब लोगों के सामने है। और निश्चित रूप से
एक कालखंड था जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी और मध्य प्रदेश में हम लोग हुआ करते थे। लेकिन उस कालखंड में भी 2003 के पुराने दुरावस्था के काल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को निकाला और मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदली। और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और भारतीय जनता पार्टी को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का यश मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में अपना योगदान दर्ज करेंगे। अगर कोई कार्यकर्ता है, मजबूती से है, क्योंकि आपके यहाँ से एक बयान ये भी आया कि हमारे यहाँ कोक से वंशावली आगे नहीं बढ़ती। देखिए, दरअसल हर चीज़ को बड़े एस्पेक्ट में सोचना चाहिए। हमारी पार्टी की नीति है परिवारवाद की राजनीति के विरुद्ध और इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। आप पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को देखो, जो परिवार आधारित राजनीतिक दल हैं, चाहे वो लालू हों चाहे वो अन्य लोग हों, उन दलों की क्या स्थिति है? उन दल को सरकार बनाने का भी मौका मिला, तो जब सरकार बन जाती है तो पिता मुख्यमंत्री बन जाता है, बेटा गृह मंत्री बन जाता है। और कांग्रेस को भी अगर आप देखो तो हम लोग इतना नहीं ठोकते तो खरगे जी अध्यक्ष नहीं बनते। जहाँ तक किसी नेता के पुत्र का सवाल है तो निश्चित रूप से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और कार्यकर्ता के रूप में वो पार्टी को स्वीकार्य है, उसकी छवि अच्छी है और केंद्रीय चुनाव समिति अगर इस निर्णय पर पहुंचती है कि उसे टिकट देना चाहिए तो ये केंद्रीय चुनाव समिति के अधिकार क्षेत्र की बात है। इन दिनों इंद्रदेव मध्य प्रदेश पर खूब मेहरबान है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में की गई पूजा अर्चना ऐसा लगता है कि रंग लाई है। रिमझिम बरसते पानी के बीच हमारा काफिला निकल पड़ता है। बारिश ने केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम रीशेड्यूल भी किया है। झूम कर बरसते बादलों के बीच ये काफिला परसवाड़ा विधानसभा के सिंगोड़ी गांव पहुंच जाता है। पूरे राज्य में बरसात हो रही है। बरसात होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर सूखा पड़ जाता तो हम सब लोगों को जीवन का संकट खड़ा हो जाता। इसलिए इस अच्छी बरसात के लिए मैं इंद्रदेव भगवान को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जनता की सुनी, किसानों की सुनी। लेकिन यात्राओं में जो आपका जोश पानी में भीगकर बढ़ता है, ऐसा जोश मैंने कभी कार्यकर्ताओं का पहले नहीं देखा। चुनाव के समय चर्चा के मुद्दे एक जैसे ही होते हैं। आरोप प्रत्यारोप, हम बेहतर हैं और हमारा प्रतिद्वंद्वी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हमने सोचा यात्रा के साथ चलते चलते कुछ जायका बदलें, नहीं तो वही बातें फिर दोहराई जाने लगती हैं। और हमने सोचा कि नेताओं की कथित 5 सितारा जीवन शैली के सच के आईने में भी झांके। यात्रा में हमारे हमसफर रहे लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप सिंह और राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि। मैं किसी विज्ञापन के लिए ये उत्पाद अपने हाथ में पकड़कर नहीं बैठा हूँ। ये मसाला सेव मुरमुरा है, किसी कंपनी का है, जिसको बांग्ला में झालगुड़ी भी बोलते हैं। अब ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई कि मैं इसको हाथ में लेके आपको दिखाऊं और कहूं मसाला सेव मुरमुरा या झालगुड़ी। ये इसलिए कि जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ हैं बीजेपी की सीनियर लीडर और सांसद सुमित्रा जी, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव की स्मृतियों में 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में वो पीछे गई हैं, थोड़ी नॉस्टैल्जिक हुई हैं। सुमित्रा जी, आप याद कर रही थी कि झालगुड़ी, जंगल, दूर तक गाड़ी जा रही है, खाने के लिए कुछ नहीं। कोरोना फर्स्ट लगा था और 21 मार्च को हम तब 21 मार्च को यहाँ से निकल गए थे।
पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो हमको जो क्षेत्र दिया गया था वो बांकुड़ा ज़िले से 60 किलोमीटर दूर था, जंगल। तो जंगल में मतलब बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ बकरी पालना यानी और बत्तख पालना ही उनका जीवन है। और माछ भात खाऊ यानी वो जो पोखरे में मछली पालते हैं उसमें वो चावल पकाते हैं। ऐसे क्षेत्र में कुछ नहीं मिलता था हम लोगों को। बस सुबह 8 बजे लेके जो जाते थे खाकर, फिर कहीं गुंजाइश नहीं होती थी तो वहाँ पर झालमुड़ी होती है, मुरमरा और सेव, और उसमें टमाटर डाल लेते थे और प्याज काट के उसमें और नमक डाल के और झोले में उसको हिला लेते थे और फिर सबको वो पेपर के तो उसमें सबको बांट देते थे। जितने 10-15 लोग हमारी टीम के रहते थे और हम लोग वही खाते थे और रात को 11 बजे लौटते थे। राजनीति की चुनौतियों के साथ जब हम राव उदय प्रताप सिंह से रूबरू हुए तो उनका दार्शनिक अंदाज काफी दिलचस्प रहा। राजनीति और सार्वजनिक जीवन, इसको लेकर उनका नजरिया काफी खुला खुला सा लगा। किस तरह से चुनाव को आप देखते हैं? इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो या समाज की अन्य किसी गतिविधि में शामिल हो, बहुत कठिन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आप खुद के नहीं होते। आपको समाज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। और कमोवेश यही स्थितियाँ हमारे जो निर्वाचन की राजनीति है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसमें भी लगभग यही होता है। 5 बरस आपको जनता की सुख सुविधा प्रगति, उसके उत्थान के लिए उससे संपर्क में रहे, इस हेतु आपको परिश्रम करना पड़ता है। और जो चुनाव का दौर होता है 2-3 महीने का, लगातार आपका रिपोर्ट कार्ड, लोगों के बीच में आपने जो काम किया है उसके परिणाम की प्रत्याशा, और स्वाभाविक रूप से मतलब आपके प्रति आशीर्वाद, आपके प्रति आक्रोश, नाराज़गी, इन सब का एक जो तड़का लगता रहता है, वो एक उसमें व्यवस्थित तरीके से सामंजस्य बना के चीज़ों को ले जाना। और हमारे लिए प्राथमिकता होती है हमारे जनता की खुशी। हर हाल में वो खुश रहें, इस बात का हमको प्रयास भी करना पड़ता, परिश्रम भी करना पड़ता मतलब उसके लिए। मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। आपका आराम, आपकी भोजन, आपका मतलब एक स्वयं का कोई समय नहीं होता आपके पास। सार्वजनिक जीवन में हर हाल में लोगों के लिए जीना पड़ता है। जो व्यक्ति इस संकल्प के साथ निकलता है, मुझे लगता है उसका राजनीतिक जीवन, उसका राजनीतिक कैरियर बहुत एक आसान सा चलता हुआ दिखता है। और जो इन चीज़ों में सामंजस्य नहीं बना पाता, वो हमेशा संघर्ष के दौर में रहता है। आप इसके बाद आने वाले 10-15 वर्षों को कैसे देखते हैं? व्यक्तिगत रूप से मेरा एक अलग तरह से सोच है। आपने जो 15 बरस कहा ना, मुझे लगता है ये कहीं ज़्यादा है। मैं इससे कम सोचता हूँ। मैंने अपने आप को बड़ा, हम लोगों ने डिज़ाइन करके रखा, अपने जीवन में कुछ चीज़ें प्राथमिकताएं तय की हुई हैं। वो प्राथमिकताएं मुझे लगता है मेरे राजनीतिक जीवन को या सार्वजनिक जीवन को 15 वर्ष आगे तक नहीं ले जाने की इजाज़त देती। वो उसके पहले कहीं ना कहीं एक बैरिकेड है जो मुझे इस बात को ताकीद करेगा कि एक आपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक जीवन में दिया, अब आपका एक नई जिम्मेदारी, नया युग आपका शुरू होगा। उस युग में लोगों की सेवा भी शामिल रहेगी, उस युग में संगठन के काम भी रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद निर्वाचित जीवन से वो व्यवस्था भिन्न होगी। सुमित्रा वाल्मीकि जी ने जब पश्चिम बंगाल चुनाव के अपने रोमांचक अनुभव सुनाए तो हम दंग रह गए। उस दौरान मौत तो मानो उन्हें छूकर ही निकल गई थी। जब एक माओवादी एरिया लगा हुआ है वहाँ से झारखंड का, तो हम लोग को आदेश था कि आप 8 बजे आ जाओ इधर, तीनों बहनें, और बांकुड़ा ज़िले में रुकते थे। तो रात को लौट रहे थे 11 बजे, तो ड्रम लगा के गाड़ियाँ हम लोगों की रोकी गई। तो फिर जब ड्राइवर बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था तो उसने ड्रम लुढ़काया, तो हम लोगों ने उसको बोला भैया गाड़ी ठीक से चला, वो कुछ नहीं बोला। बांकुड़ा ज़िले में जब हम आए तो उसने बोला दीदी आज के बाद से मैं नहीं आऊँगा। हमने कहा भला हो तू नहीं आना आज से, ऐसी गाड़ी चलाएगा। सर से टकरा रहे हैं और चेयर में हम लोग का सिर लग रहा है। तो बोले कि आज यदि हम रोक लेते, वहाँ जंगल में गाड़ी 60 किलोमीटर जंगल था, तो बोले आज हमको तो मारी डालते, आपका क्या होता है ये नहीं पता। बोले यहाँ पर झारखंड लगा हुआ है और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर है, तो माओवादियों का यहाँ आतंक होता है। रात को 11 बजे वो सक्रिय होते हैं ईसा। और फिर एक बार
टीएमसी वालों ने गर्म पानी फेंक दिया था हम लोग के ऊपर। गर्म पानी? हाँ, तो फिर खलबली मच गई, भागने लगे सब जो 2-4-10 लड़के थे। आपके व्यक्तित्व में, चूंकि मैं इसको थोड़ा अलग मूड पर इस बातचीत को ले जाना चाहता हूँ, मुझे एक और बात याद आती है आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता को लेकर, उसका भी मैं साक्षी रहा, क्षमा कीजिएगा, आपके धैर्य की बात मैं कर रहा हूँ। आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आए और उन्होंने आपके सामने उनकी कुछ ऐसी चीज़ें आपसे कही जो प्रिय नहीं होती। आपने बहुत धैर्य से सुना और आपने बड़ी विनम्रता से ये भी कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आप जो मुझसे कह रहे हैं मैं उसके सत्यांश के प्रश्नों पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे बहुत सम्माननीय है। अगर उन्होंने कुछ प्रिय अप्रिय भी कहा है तो वो भी सर माथे पर है। ये धैर्य बहुत कठिन होता है क्योंकि ये विष है नरेंद्र जी, इसको गले में आके रोक देना। राजनीतिक क्षेत्र में जब आते हैं तो राजनीति को मिशन मानकर आना चाहिए। जी। राजनीति स्वयं के लिए नहीं होती, राजनीति पर स्वार्थ के लिए होती है, परमार्थ के लिए होती है, सेवा के लिए होती है, सृजन के लिए होती है। जो लोग मिशन के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वह अपना जीवन भी सार्थक करते हैं और दूसरे के जीवन बदलने में भी मददगार होते हैं। और जो लोग राजनीति को मिशन समझते हैं वो राजनीति में कोई भी परिस्थिति हो उनका व्यक्तित्व कृतित्व तो हमेशा जिंदा रहता है, पद रहे तो भी न रहे तो भी। आपको हमने कभी गुस्से में नहीं देखा, आपको हमने कभी ऐसा नहीं देखा कड़वाहट से भरे हों, कभी आपने ऐसी बात नहीं की। ये कठिन कैसे साधे, ये भी युवा पीढ़ी के उन लोगों को जरूर बताइए जो आपकी पार्टी के भी हैं या दूसरी पार्टी के भी। मैं व्यक्ति के चरित्र में विकृति पैदा करता है। जी। हमारी कोशिश होना चाहिए कि मैं का समन हो और हम की प्रबलता हो। अगर हम की प्रबलता होगी जी। तो सबको साथ लेकर चलने की भी क्षमता होगी और सबको साथ लेकर चलना यह तभी संभव हो पाता है जब हम उन सब लोगों के हिसाब से अपने आप को डालने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बहुत सारे निर्णय करने होते हैं। इच्छा के विरुद्ध निर्णय करना और वो निर्णय सार्थक हो जाए, जनता के हित में हो जाए, पार्टी के हित में हो जाए, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जब अपनी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं तो मामला निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि पद लिप्सा की होड़ हर पार्टी में बड़ी तेज है, बीजेपी भी उसका अपवाद नहीं है। नहीं, सामान्य तौर पर देखिए, पद की महत्वाकांक्षा होना खराब नहीं है जी। लेकिन व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा नियंत्रित रखने की कला का भी विकास अपने भीतर करना चाहिए जी। अगर महत्वाकांक्षा अनियंत्रित हो जाएगी जी। तो आप पदभ्रष्ट हो जाओगे, बहुत बढ़िया। क्योंकि पद मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपके ऊपर नहीं है, आपको पद मिलेगा ये कुछ दूसरे लोगों के ऊपर है। अगर उनके मूल्यांकन में आप खरे नहीं उतरते हो तो आपको पद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा को हम नियंत्रित करके रखते हैं तो आज नहीं कल अवसर आएगा, उस अवसर का इंतजार हमें करना चाहिए। तो देखा आपने, ये सवाल राजनीति की चमक दमक के पीछे कहीं बुझ से जाते हैं, लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। चलिए, इस दार्शनिक अंदाज के बाद छिंदवाड़ा के अपने इस तूफानी सफर को हम विराम देते हैं और कड़कती बिजली और बरसते बादलों के बीच लौट चलते हैं राजधानी भोपाल। तो ये एक दिन हमारा जन दर्शन यात्रा का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ छिंदवाड़ा में आरंभ हुआ और अब वापसी है भोपाल की तरफ नरेंद्र जी के साथ। तो आइए मेरे साथ बढ़ते हैं हम अब भोपाल की तरफ।